गुड मॉर्निंग बच्चों। कोविड-19 की वजह से आप लोगों की पढ़ाई में काफ़ी रुकावट आई है, तो आज हम आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9 सोशल साइंस की बुक की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले विषय वस्तु जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपके बुक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। जिसमें आप देख सकते हैं कि भूगोल 1 से लेकर 5 लेसन तक भूगोल खंड दिया गया है। अगला है इतिहास, 6 से लेकर 10 तक दिया गया है। और राजनीति विज्ञान में 11 से लेकर 14 लेसन तक दिया गया है। और अगला है अर्थशास्त्र, जिसमें 15 से लेकर 19 लेसन तक दिया गया है। और आज हम अर्थशास्त्र की ही पढ़ाई करेंगे, जिसमें आर्थिक क्रियाओं की समझ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेसन 15, आर्थिक क्रियाओं की समझ के बारे में। आर्थिक क्रियाओं को पहले समझते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं एक क्या है, धन अर्जित करने के उद्देश्य से किए जाती है, जिसमें आप धन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से लोग उसमें कार्य पर लगे रहते हैं, और उसी के बारे में हमें समझना है। आर्थिक क्रियाएं, हमारे आसपास के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कहीं कहीं इन कार्यों से वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे बांस की टोकरी बनाना, कपड़ा बुनना, खेत में फसल उगाना या कारखाने में सीमेंट तैयार करना। ये सब चीज़ें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी ओर कई अन्य कार्यों द्वारा लोगों को सुविधा या सेवाएं प्रदान की जाती है। यही चीज़ें दूसरी ओर क्या होती हैं, लोगों की सुविधा के लिए और सेवा के लिए भी की जाती है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण के लिए किराना व्यापारी सेवा प्रदान करता है, और बस चलाने वाला परिवहन की सुविधा या सेवा देने का काम करता है। इसी तरह बाल काटने वाली भी सुविधा या सेवा प्रदान करती है। यह कार्य वह सेवा भावना वाला कार्य नहीं है जो हम बिना पैसे की अपेक्षा से करते हैं। यह सेवा कैसी होती है, सेवा को खरीदी जाती है, मतलब हम जो अपने कार्य या सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस सेवा को खरीदना पड़ता है। वस्तुओं की तरह यहाँ भी पैसे चुकाकर लोग किसी सुविधा या सेवा को क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब आगे देखते हैं, इनमें से अधिकांश क्रियाएं या कार्य ऐसी हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, धन का लेन देन करते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जहां वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए धन का लेन देन नहीं करना पड़ता है। इनके बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। आइए इस सूची पर विचार करें। सूची क्रमांक 1.1 में देखते हैं, जिसमें किसान द्वारा अनाज उगाना एवं उसे क्या करना है, बेचना। जिसमें क्या है, हम यही चीज़ यहाँ पे जो बोला गया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए धन का लेन देन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे समझने की ये कोशिश करेंगे, किसान द्वारा क्या करेगा, किसान अपने खेतों में अनाज उगाएगा और उन अनाजों को क्या करता है, वो बेचने का काम करता है। उसी तरीके से कुम्हार क्या करेगा, मिट्टी के बर्तन बना करके उन्हें बेचने का काम करता है। फिर तीसरा है, व्यापारियों द्वारा उत्पादित सामग्री को खरीदने एवं बाजार में बेचना है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना। 5वां है, दुकान लगाकर बिस्किट व नमकीन बेचना। 6वां है, बढ़ाई द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना। 7वां, कारखाने द्वारा कागज बनाकर बेचना। 8वां है, जंगल से शहद एकत्र करना एवं उनको क्या करना है, बेचना है। 9वां है, कोसे के धागे तैयार कर साड़ी बनाना एवं बेचना। 10वां, मछली पालन करना एवं बेचना। 11वां, एक कंपनी द्वारा बॉक्साइट का खनन करना मतलब उनकी खुदाई करना एवं दूसरी कंपनी को उसको बेचना है। ये सारी चीज़ें क्या है, इन वस्तुओं को सेवा प्राप्त करने के लिए धन की लेन देन नहीं करते, बल्कि वे स्वयं उस कार्य को करेंगे और फिर उसके बाद में उसे बेचने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ बोला है कि आप
अपने अनुभव के आधार पर आर्थिक क्रियाओं की एक सूची को आगे बढ़ाएं जहां किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जा रहा हो और उसे प्राप्त करने के लिए मुद्रा का भुगतान किया जाता हो। तो मैं यहाँ पे 12वें नंबर पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहती हूँ कि एक सब्जी वाला क्या करेगा, सब्जी वाले द्वारा सब्जी बेचने का कार्य, जिस तरीके से वो क्या करेगा, सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी को उत्पादित करेगा और फिर उन सब्जियों को वो बेचने का कार्य करेगा। उसी तरीके से आप लोगों को 12 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक आप लोगों को ये कॉलम को आप अपनी स्वेच्छानुसार, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जा रहा है, ऐसी सूची आप लोगों को बनानी है। अब आगे देखते हैं। उपयुक्त सूची को देखने से स्पष्ट है कि लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं से ही आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आप ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी आर्थिक क्रियाओं में के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की या ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन धन, जिसमें मुद्रा की प्राप्ति करना है, और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन धन, मुद्रा की प्राप्ति और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी क्रियाएं, कार्य जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त सूची से वस्तु के उत्पादन एवं सेवा प्रदान के कार्य को छांटकर अलग करें बोला है। तो आप लोगों को यहाँ पे उत्पादन और सेवा प्रदान करने वाले जो कार्य हैं उनको छांट करके अलग करना है। आप एक कॉलम बना सकते हैं, एक तरह आप सेवा प्रदान करने वाले कार्य और दूसरा उत्पादन करने वाले की आप सूची बना सकते हैं। कम से कम नहीं पर भी आप लोगों को जितना मिल सकता है आप उतना बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कैसे हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। मतलब जो कार्य करते हैं वो किसी न किसी क्षेत्र से मिली होती हैं। उत्पादन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम निश्चित क्षेत्र, जिसको क्षेत्रक या सेक्टर में वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कौन से क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसा करने से इन क्षेत्रों का भारत के कुल उत्पादन में योगदान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें कृषि क्षेत्र को भी देखना है, उद्योग क्षेत्र को भी और सेवा क्षेत्रों को विभाजित किया। जब इन क्षेत्रों का हम कुल उत्पादन निकालेंगे तो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहला है जिसमें हम लोग देखेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। पहला है जो आर्थिक क्रियाओं को विभाजित किया है, उसका पहला पॉइंट है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। देखते हैं कि क्या है इसमें। इस क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर निर्भर होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें प्राकृतिक क्रियाओं एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संसाधनों मतलब मनुष्य में की जो भी आवश्यकताएं हैं की पूर्ति की जाती है, उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे कि जो संसाधन हम उपयोग करेंगे, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, जो हमारे आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से एक हम खेत के लिए ले जाते हैं, उनमें हम धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र में वनोपज भी आती है। इसमें उनसे हमें फल, जड़ी बूटियाँ, फूल, गेंद, शहद सहित कई उपयोगी वनस्पतियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हम देखें, जहाँ हम जैसे कि ये कृषि क्षेत्र से संबंधित हो गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वनस्पतियों से प्राप्त हो रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं, ये कृषि क्षेत्र से या हमें प्रकृति के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अब आगे देखते हैं हम
दूसरा है उद्योग क्षेत्र। इस क्षेत्र में लोग अपने श्रम एवं मशीन औजार के प्रयोग से विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के कार्य करके वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, मतलब वस्तुओं को बनाने का कार्य किया जाता है। जैसे बांस को विनिर्मित कर क्या बनाया जाएगा, टोकरी बनाया जाएगा। गन्ने से क्या बनाएंगे, गुड़ बनाना, चमड़े से जूते बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना आदि। ये सब कार्य कहाँ किए जाएंगे, उद्योगों में किए जाएंगे। उद्योग का अध्ययन मुख्य रूप से कुटीर उद्योग, जो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बृहद उद्योग, बृहद मतलब बड़े कारखाने जो होंगे वो होंगे बृहद उद्योग के रूप में किया जाता है। घरों में बहुत छोटे पैमाने पर अधिकतर परिवार के सदस्य से की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को हम कौन से उद्योग कहेंगे, कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें केवल क्या है, परिवार के सदस्य मिलकर के उस कार्य को करेंगे। ये चीज़ें कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, कुटीर उद्योग की तुलना में लघु उद्योग में श्रमिकों की संख्या और पूंजी की मात्रा अधिक होती है। इनमें कुछ छोटी या मध्यम मशीनों का उपयोग कर उत्पादन किया जाता है, जैसे कि धान मिल, छपाई कारखाना, ईंट भट्ठा व छोटे कलपुर्जों को बनाने वाला कारखाना। कलपुर्जे मतलब किसी भी मशीनों या जैसे गाड़ी के पार्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें उन कारखानों में बनाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। आप यहाँ तक बेहतर समझ गए होंगे कि हम पढ़े सबसे पहले कि कुटीर उद्योग और दूसरा है लघु उद्योग। जो क्या है, इन उद्योगों में हम क्या देखेंगे, धान मिल, छपाई कारखाना, ईंटा भट्ठा आदि जैसे चीज़ें कारखानों, लघु कारखानों में तैयार किए जाते हैं। अब है बृहद उद्योग मतलब बृहद मतलब बड़े उद्योगों में लघु उद्योग की अपेक्षा और भी ज़्यादा पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बड़े कारखानों में होता, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि कारखानों के जो बृहद उद्योग जो होते हैं वो क्या है, बड़े लागत में लगाई जाती है, जिसमें श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है। सीमेंट एवं इस्पात के कारखाने इसके उदाहरण हैं। अब आगे देखना है कि यहाँ पे बोला है कि कृषि उत्पादन में प्रकृति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को तैयार करना है, ये आपका होमवर्क है। आगे है, अपने आसपास के उद्योगों को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका भरें बोला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। एक मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, जिसमें क्रमांक कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग के बारे में बताना है। पहला दिया गया है जिसमें है उद्यम का नाम, जिसमें आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि एक टोकरी बनाने वाला, जो किसके अंतर्गत आएगा, कुटीर उद्योग। फिर है लघु उद्योग के अंतर्गत कौन से उद्योग आएंगे उसको लिखना है, और बृहद उद्योग के अंतर्गत कौन से उद्योग आएंगे उसके बारे में। इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 कॉलम को तैयार करेंगे। अब आगे है तीसरा नंबर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में देखते हैं कि क्या होती है। इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की सेवाएं जैसे चिकित्सा, नर्सिंग, वकालत, अध्यापन आदि पेशेवर द्वारा दी गई सेवाओं को शामिल किया जाता है। किसमें, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इनमें उन सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे कि उत्पादों को बाजार तक ट्रैक्टर या ट्रक द्वारा पहुंचाना, व्यापारी द्वारा दूर दूर के बाज़ारों तक वस्तुओं को पहुंचाना, बैंकिंग सेवा देना तथा दूरसंचार संबंधी सेवाएं प्रदान करना। सभी शासकीय सेवाएं भी इस क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। ये क्या चीज़ है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब लोगों को सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं। आगे है सूची 1.1 में दिया गया है कि ये कार्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत कीजिए।
जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि किसानों द्वारा अनाज उत्पादन करना एवं उसे बाजार में बेचना। ये किसके अंतर्गत? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योग क्षेत्र बांस की टोकरी बनाना। सेवा क्षेत्र शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया है, ये आपको वर्गीकृत करना है। आगे है जिसमें यातायात एवं अगला क्वेश्चन है यातायात एवं संचार के साधन वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार मददगार होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें देखना है। ये जिसमें यातायात एवं संचार के साधन वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार मददगार होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को सटीक रूप से टिप्पणी लिखना है या बताना है। अब आगे देखते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे की जाती है। जो वस्तुएं जो हैं वो कितनी मात्रा में उत्पादित की जाती हैं और सेवा के जो उत्पादन है उसको गणना क्यों और कैसे करें। आज के लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है कि जो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं वो कितनी मात्रा में बनाई जा रही है और जो सेवा उत्पादन कार्य में जो लगे हैं वो सेवा उत्पादन कितनी मात्रा में दी जा रही है, उसके बारे में ये जानना हमारे लिए एक राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। तो आगे देखते हैं कि आप सोचते होंगे कि हम हजारों वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करना कैसा है, असंभव है और कैसा है, पेचीदा है, मतलब उलझा हुआ है। हम चाहे तो सभी वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं, परंतु सभी वस्तुओं की मात्रा की अगर गणना करना चाहें तो वह कैसा होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मापन का पैमाना कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हमारे लिए गणना करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। अब आगे देखते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए हम मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग करेंगे। यदि यहाँ आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। 500 किलोग्राम शक्कर 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जाती है तो शक्कर का मूल्य 15,000 रुपये हुआ। आगे देखते हैं कि 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 100 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 3,000 रुपये हुआ। उसी तरह से एक डॉक्टर द्वारा आँख के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से 10 ऑपरेशन का मूल्य कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये हुआ। आप इसको कैसे करेंगे, इनको जो किलोग्राम यहाँ पे दिया गया और रुपयों में इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 रुपये आ जाएगा। उसी तरीके से आप आगे का भी कर सकते हैं, आपका ये निकल जाएगा। अब इन तीनों उत्पादन के कुल मूल्यों को जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पूरा करें बोला है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि इन तालिकाओं को कैसे पूरा की जा सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि देखते हैं क्रमांक 1 2 3 दिया गया है। वस्तु ऑब्लिक सेवाओं का नाम, मात्रा, दर रुपयों में, योग रुपए में। तो यहाँ पे शक्कर का मूल्य मात्रा कितनी है, हम क्या देखे थे यहाँ पे 500 किलोग्राम। तो यहाँ 500 किलोग्राम, दर रुपयों में कैसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से, यहाँ पे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो कितना रुपए को योग में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। दूसरा है दूध का दिया है यहाँ पे, तो दूध का हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 30 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना होगा, यहाँ 100 रुपये लीटर हो जाएगा आपका। फिर जिसकी मात्रा कितने रुपए है, 30 रुपये प्रति लीटर दिया गया है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपका ऑपरेशन, आपका यहाँ पे हम देख चुके थे कि 5,000 रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से 10 ऑपरेशन का मूल्य कितना होगा, 50,000 रुपये। तो 10 ऑपरेशन वो कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ आपका
5,000 रुपये प्रति हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 50,000 रुपये आपका। जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो आपका 68,000 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अभी कुछ उत्पादन को जानने के लिए हमने 3 वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा, परंतु सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें तो यह किस प्रकार होगी। कई वस्तुओं का किन्हीं अन्य मूल्य के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ना क्या उचित होगा। प्रत्येक उत्पादित और बेची गई वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। बोला गया है कि इन की गणना करना आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतिम रूप जो हम उसका टोटल करते हैं उससे जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उनके मूल्य की गणना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही आपके होमवर्क में दिया जा रहा है। आप यहाँ आपके अपने अनुभव के आधार पर आर्थिक क्रियाओं की इस सूची को आगे बढ़ाएं जहाँ किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जा रहा हो और उसे प्राप्त करने के लिए मुद्रा का भुगतान किया जा रहा है। तो आप अपने विचार से 12 से लेकर 20 तक आप पूरा करेंगे। साथ ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त सूची से वस्तु के उत्पादन एवं सेवा प्रदान करने के कार्य को छांटकर अलग करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि उत्पादन में प्रकृति की भूमिका को स्पष्ट करना है। आपका होमवर्क 1 से लेकर के 3 तक बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।